सहेली। सखी सहेली। सुनने वाली सभी सखियों सहेलियों, हमारे श्रोताओं को आज नमस्कार तो है ही, और साथ में रेणु जी रंग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा कहना चाहिए रंग बिरंगा नमस्कार, है ना? तो एक बार फिर से कह देते हैं कि हम सब हमारे सभी साथियों को एक रंग बिरंगा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और बहुत सारे हमारे साथियों ने भाई, जैसे कि पानी पे बात होनी है आज और जल दिवस है, तो जैसे पानी की बाढ़ आ गई है, मालूम है? अच्छा, हाँ, संदेश तो देख रहे हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि जल के बारे में सभी लोग बहुत चिंतित हैं और सबने अपनी अपनी राय रखी है। तो भाई जल दिवस है, इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, है ना? बिल्कुल, और भी चर्चा हमारी आगे होने वाली है। जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं कि गीत मंजरी में हम कहानी शीर्षक, इसके बारे में क्या राय है, क्या लगता है, कितना जीवन में कहानी कहना सुनना जरूरी है, इस पर भी बात करेंगे। इस पर बात करेंगे। गीत मंजरी में आज का विषय है कहानी, और दादी माँ के नुस्खे में हींग की महिमा का जो बखान होगा वो तो बाद में पता चली जाएगा। अपनी खुशबू बिखेरेंगी, जी बिल्कुल, है ना? और रंग पंचमी जैसे आज हम बात कर रहे हैं ना रेणु जी, तो ये त्योहार होली के बाद शुक्ल पंचमी को आता है, इस तिथि को आता है, और आज है वही तिथि। तो बहुत हमारे देश के कई सारे प्रदेशों में और कई सारे हिस्सों में मनाया जा रहा है। जी हाँ। और शास्त्र कहते हैं रेणु जी कि देवी देवताओं को समर्पित ये पर्व देव पंचमी भी कहलाती है। और इस दिन देवी देवताओं के साथ होली खेलने पर वे सुख समृद्धि और वैभव का आशीर्वाद देते हैं। जी हाँ, रंग पंचमी को श्री पंचमी भी कहते हैं। कहा जाता है ना कि आज देवताओं के संग रंग गुलाल खेलने पर घर में श्री आती है जी। और श्री का मतलब होता है वैभव, और एक खुशी और एक आभा जो होती है संतोष की, वो आती है। और आज के दिन शरीर पर रंग नहीं लगाया जाता, बल्कि गुलाल को हवा में उड़ाया जाता है। जी, तो ये एक खास बात है कि उड़ाया जाता है खूब। बिल्कुल। और जैसे हम कह रहे थे कि बहुत देश भर में बहुत धूमधाम से मना रहे हैं, खासतौर पे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इन सब प्रदेशों में कुछ ज्यादा ही इस धूम रहती है इस त्योहार की। और पौराणिक कथाएं कहती हैं कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के साथ होली खेली थी, इसलिए आज श्री कृष्ण और राधा को रंग अर्पित किया जाता है। और वैसे भी भाई सारे 30 त्योहार हम जो भी मनाते हैं वो भगवान को समर्पित करते हैं, और फिर जो आसपास जो लोग हैं जिनके पास नहीं है उनको भी देकर हम इस तरह से सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सारे लोग करें समाज में, तो कितना ही अच्छा होगा। बिल्कुल, है कि नहीं? और हमारी एक सखी लिख रही है यहाँ पर कि अबीर, गुलाल, हल्दी, चंदन के साथ फूलों से बने रंग आसमान में उड़ाने से सारे तामसिक शक्तियां जो हैं उनका प्रभाव कम हो जाता है और मन सात्विक भाव से भर जाता है। जी हाँ, और इसीलिए शायद रंग इस समय उड़ाया जाता है, न कि लगाया जाए। तो ये उड़ाने का मतलब यही है कि जो राजसिक तामसिक जो भी हमारी प्रवृत्तियां हैं, जो जिसको कि हम सामान्य भाषा में कहें तो नकारात्मक हैं या जो तकलीफें हैं, वो यूं ही उड़ जाएं तो अच्छा है, और हमारे पास सब अच्छा अच्छा बचे, श्री बची रहे, ये हम कामना करते हैं ना जी। तो एक गीत से, रंगारंग गीत से शुरुआत करें। बिल्कुल।
आज विश्व जल दिवस है रेणु जी। अच्छा है ना? भाई देखो ऐसा है ना कि ये हमारे साथियों को भी पता है, हमने बता भी दिया और हमने पहले ही कह दिया कि इतने ढेर सारे संदेश खासतौर से जल दिवस पर आया, ये देखकर बड़ा अच्छा लग रहा दीपा, है ना, कि कितने लोग सजग हैं। सजग है बहुत ज्यादा, और पानी बचाने के संकल्प का दिन है ये। आज पानी के महत्व को जानने का दिन है। बिल्कुल। और याद तो हम रखते हैं, लेकिन फिर भी इसे याद रखने का दिन है। याद नहीं रखते, महत्व तो जानते हैं, बस याद नहीं रखते हैं। सोचते हैं कि बड़ा इफरात में मिल रहा है और बहुत ज्यादा कोई इसके लिए प्रयास हमें तो नहीं सीधे सीधे करना पड़ रहा है, तो बहाते चलो, क्योंकि वैसे भी जल बहता बहुत तेजी से है ना। लेकिन आज हम बात करेंगे तो हो सकता है हमारी कुछ श्रोताओं को तो लगे कि चलिए हमें हमारी भी जिम्मेदारी है। नहीं, बिल्कुल लगेगा और बिल्कुल लगता भी है उन्हें जी। और पानी के संरक्षण के विषय में समय रहते, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि सचेत होने का भी ये दिन है जी। और प्रकृति हमें ये जो जल है, जीवनदायी संपदा ये जो देती है, और एक चक्र के रूप में हमें ये मिलती है। बिल्कुल, हम भी इस चक्र का हिस्सा ही हैं, हम सब जानते हैं, और इस चक्र को गतिमान रखने की जिम्मेदारी हमारी ही है, क्योंकि यदि ये चक्र थमा तो इसका अर्थ है कि हमारा जीवन थमा। बिल्कुल सही बात है। और पानी के बारे में बहुत सारे चौंकाने वाले तथ्य हैं और आप सब भी जानते हैं, कहीं ना कहीं आपको भी अगर थोड़ा भी सोचेंगे इस बात के लिए, थोड़ा समय निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि किस तरह से पानी नष्ट हो रहा है पूरे विश्व भर में। हर देश जो है जाहिर है कि प्रयोग करते हैं, और जब प्रयोग एक बार होता है तो दोबारा प्रयोग करने लायक नहीं होता, बहुत हद तक पीने योग्य नहीं रहता है। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि हम जागरूक हो जाएं। जैसे कि छोटी छोटी चीजें हैं उनके लिए तो हम सतर्क हो सकते हैं ना, जैसे कि रोज हम वाहन धोते हैं, उसमें बहुत लीटर पानी खर्च हो जाता है, तो इसको थोड़ा हम सीमित कर सकते हैं ना। बिल्कुल। और बहुत सारे तथ्य जैसे आप बता रहे हो ना कि एक ये भी है कि बड़े बड़े शहरों में पाइपलाइनों में वॉल्व की खराबी, अक्सर हम पढ़ते भी हैं समाचार पत्रों में कि खराबी हो गई तो आज पानी इतने बजे से इतने बजे तक नहीं आएगा। तो उसमें भी एक तथ्य ये सामने आया है रेणु जी कि 17 से 44% पानी बेकार हो जाता है। हाँ। तो ये भी चीज का ध्यान रखना, इसका मतलब सचेत होना हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ तक कि पानी के लिए तो कई सालों में, पिछले कुछ सालों में मतलब हत्याकांड भी हो गया है कि पानी के झगड़े को लेकर के। भाई पानी महत्वपूर्ण इतना है ही, और जब किल्लत बढ़ती है तब पता चलता है कि उसका और कितना महत्व है, और बहुत छोटी छोटी चीजों पर लोग परेशान हो जाते हैं। और पानी तो सच में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमने कहा, वैसे तो लगता है कि बिल्कुल पानी के मोल है ये चीज, लेकिन पानी कितना कीमती है ये सब जानते हैं। और हमारे यहाँ तो वैसे भी सबको पता है कितनी मुश्किल से मिलता है। गांव में आज भी लोग दूर तक जाते हैं, और जलजन्य रोगों से अगर हम ध्यान न दें पानी के बारे में, तो इससे अगर अशुद्ध पानी पीते हैं, दूषित पानी पीते हैं, तो बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। जी। और आंकड़े ये भी कहते हैं रेणु जी कि पूरे पृथ्वी पर सिर्फ 1% पानी पीने लायक है, यानी कि मीठा पानी सिर्फ 1% है। और उसमें से 60% हिस्सा खेती, उद्योग में और कारखानों में उसमें खपत हो जाता है, और सिर्फ 40% हिस्सा पानी हमारे पीने में, भोजन बनाने के लिए, घर के जैसे काम होते हैं ना, कपड़े धोना है या साफ सफाई करना है, उसमें खर्च हो जाता है। अब ऐसे में देखिए, बड़े शहरों में क्या होता है, नल खुला छोड़ दिया, घर के काम कर रहे हैं उसमें नल छोड़ दिया, ये बहुत आदतें ऐसी रहती है। बाथ टब, शहरी जीवन में ही देखा जाता है ये सब, तो अक्सर बाथ टब बना लिया तो उसमें बहुत पानी यूज होता है, बहुत मतलब उसका इस्तेमाल होता है, शावर का इस्तेमाल होता है, तो ये सब, वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल होता है, इन सब जगह पानी की खपत बहुत ज्यादा होती है। जी। तो हम लोग यही कहना चाहते हैं ना कि अब तो समय आ गया है कि वर्षा के पानी का अधिक से अधिक हम संचित करें, उनका प्रयोग करें। तो कोशिश तो की ही जा सकती है। बहुत सारे ऐसे हमने मॉल भी देखे हैं जहां पर कि फ्लश आदि में, मतलब बाथरूम में वो लिखा होता है वहां पर, क्योंकि देखा तो उसमें गंदा पानी था, थोड़ा पीला पीला सा, तो सोचा कि क्या है, तो उनमें स्टिकर लगाया हुआ था कि इसमें रिसाइकिल किया हुआ पानी आता है, यानी रीयूज किया जाता है, उसको फिल्टर करके उसको उसमें इस्तेमाल करते हैं फ्लश के लिए। तो इस तरीके के प्रयोग जो है अब बहुत हो रहे हैं, और इन पर हमें ध्यान देना होगा। बिल्कुल। और देखिए ना, एक समय था जब हमारे देश में हजारों नदियां पानी से भरपूर बहती थी। बिल्कुल। अब नदियां सूख रही हैं, प्रदूषित हो रही हैं, गांव मोहल्ले मतलब छोटे छोटे जगहों पे तालाब गायब ही हो रहे हैं लगभग। तो जिम्मेदारी हम सब की है जब इनके रखरखाव का और संरक्षण के लिए हम अपने हिस्से की जिम्मेदारी जरूर निभाएं। बिल्कुल निभाना ही चाहिए। हमारी साथी लिखती हैं कि हर कोई जल बचा सकता है, बूंद बूंद से सागर बन सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। और इसी संदर्भ में विश्व जल दिवस मनाने की शुरुआत 1992 में हुई, संयुक्त राष्ट्र के अधिवेशन में 22 मार्च को की गई। और इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय पहल रियो डी जेनेरियो में 1992 में आयोजित पर्यावरण और विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन,
यानी UNCID में की गई थी और फिर 1993 में पहली बार 22 मार्च को पूरे विश्व में जल दिवस के मौके पर जल के संरक्षण और रख रखाव पर जागरूकता फैलाने का काम किया गया। और देखिए हमारी एक साथी ने लिखा है कि मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि मेरे कहने पर पति ने घर पर वाटर हार्वेस्टिंग किया है। क्या बात है। और ये तरीका हमने अपने तरह से किया है। 10 फुट गड्ढा बनवाया, उसमें हमने बड़े बड़े पत्थर डालकर उसमें छत का पानी उतार दिया, जिससे बरसात का पानी भूमि के अंदर पहुंचता है। और इसका प्रमाण हमें कुछ ही दिन पहले मिला, जब पड़ोस में पानी के टंकी के लिए गड्ढा खोदा गया, जहां पर लबालब पानी निकला। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बहुत बधाई। और ये तो एक मतलब प्रमाण है कि इनको खुशी मिली, ये धन्यवाद दे रही हैं पति का। तो भाई आप भी ऐसे मौके तलाशिए, कुछ ऐसा करें कि सभी लोग आपकी तारीफ करें। और साथ साथ जरूरत तो इस बात की है कि तारीफ मिले न मिले, पानी जरूर मिलना चाहिए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और बहुत अच्छा संदेश है, तो वो भी बिल्कुल पढ़ना चाहते हैं कि ये लिख रहे हैं कि जल बिन जीवन असंभव है और इसलिए पानी की अनावश्यक बर्बादी से पानी को बचाना चाहिए। जैसे कि हमने कहा कि बाथरूम में पानी का जैसे रीयूज हो, उसके बारे में हमने भी बात की। बाग बगीचे में जो पानी, जो दाल चावल को भिगो के जो निकाला जाता है, वो पानी का इस्तेमाल हो, रेन हार्वेस्टिंग हो, और उसकी देखभाल ऐसे करें कि सारे उपाय में पानी को हम बचा सकें। सिर्फ बातें करने से या लिखने से समस्या का हल नहीं होगा, हमें खुद इसकी शुरुआत करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और ऐसे ही इसके महत्व को बताते हुए एक और संदेश है कि इस धरती पर और हमारे अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जल। लेकिन आज पानी को हम दो ही रूप में देख रहे हैं। एक सूखा पड़ता है और इसको लेकर देश भर में हो हल्ला मचता है। दूसरा फिर जब देश बाढ़ की चपेट में आ जाता है, तो दोनों स्वरूप ये बता रहे हैं। हालांकि इन्होंने लिखा है कि देश में बारिश अथाह है, फिर अंतर यह है कि हमने उसके दोहन के रास्तों को न बनाया न समझा। उल्टा दूसरी तरफ तमाम जलाशयों को भी समाप्त कर लिया। कुओं की बात करें या हजारों से ज्यादा वर्षा जनित नदियों की, सब गंभीर हालत में है। खास तौर से नदियों का घटता जलस्तर यही इशारा कर रहा है। तो यही इन्होंने लिखा है कि प्रकृति के प्रबंधन को समझने में हम चूक रहे हैं। ज्यादा देर होने से पहले हम सभी को पानी के संरक्षण के उपाय करने ही होंगे। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम और प्रकृति दोनों ईश्वर की देन है। किसी भी एक के भटक जाने से दूसरे पर प्रतिकूल असर पड़ता है। बिल्कुल, यानी कि हम एक दूसरे से जुड़े ही हैं, ये तो हम सब जानते भी हैं, और यही है असल में। और पानी का संरक्षण पेड़ पौधों के लिए, पशु पक्षी के लिए हम मनुष्य को करना बहुत जरूरी है। नदिया के पानी हो रे, नदिया के पानी, चुप चुप जइयो सजना से कहियो, मेरी बिन तेरे कैसे बीतेगी जवानी।
नदिया के पानी और नदिया के पानी चुप चुप जइयो सजना से कहियो बैरी बिन तेरे कैसे बीतेगी जवानी ओ, हमारी सिखी लिखती हैं रेणु जी कि बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि पानी देवता है, वरुण देवता है, उन्हें गंदा नहीं करो, उन्हें बर्बाद नहीं करो। पहले हमारे घरों में पानी को मटके में भरा करके रखते थे ताकि उन्हें गंदे हाथों से छुआ नहीं जाए, क्योंकि जल बहुत ज्यादा पवित्र है। पानी की अधिक बर्बादी आपके धन गमन का कारण बनती है, ऐसा हमारे पुराणों में कहा गया है। इसलिए जैसा हम पैसे को संचय करते हैं वैसे ही पानी का भी संचय करना चाहिए, उसका सोच समझकर खर्च करें। विश्व जल दिवस चर्चे तो बहुत जगह चलते हैं, लेकिन पानी बचाइए ऐसा कुछ हमें करना है। और ऐसा कुछ सोचना है कि जिनको तकलीफ होती है वही बचाते हैं, जिन्हें प्रकृति ने खुले हाथों से दिया है वो इसका मूल्य नहीं समझते। तो वो ये कह रही हैं कि आजकल का फैशन तो बहुत हो गया है कि बहुत सफाई करना पसंद है हमें, हम बहुत सफाई पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पानी को बिना सोचे समझे उसका दुरुपयोग करें। बिल्कुल सही है। और ऐसा ये जो कहना कि आजकल सफाई पसंद लोग हैं, पहले भी बहुत सफाई रहती थी लेकिन तरीके अलग थे। और सच बात है कि पानी को अगर जैसे देवता माना या उसकी पूजा की तो पहले वैसा मानते थे। अब कहते हैं नहीं नहीं ये तो विज्ञान की बात है, ऐसा है वैसा, और ये कह के हम सारी चीजों को नकार देते हैं जी। लेकिन हमारे एक साथी, हमारे एक श्रोता ने और लिखा है, नहीं व्यर्थ बहाओ पानी सदा हमें समझाए नानी, नहीं व्यर्थ बहाओ पानी हुआ समाप्त अगर धरा से मिट जाएगी ये जिंदगानी, नहीं उगेगा दाना दुन का, नहीं उगेगा दाना दुन का, हो जाएंगे खेत वीरान, उपजाऊ जो लगती धरती बन जाएगी रेगिस्तान, हरी भरी जहां होती धरती वहीं आते बादल उपकारी, खूब गरजते खूब चमकते और करते वर्षा भारी, हरा भरा रखो इस जग को वृक्ष तुम खूब लगाओ, पानी है अनमोल रतन तुम एक एक बूंद बचाओ। तो भाई तुम एक एक बूंद बचाओ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से बचाना ही होगा, क्योंकि पानी में जो प्रवाह है वो तो सच बात है कि वो तो बहने के लिए तैयार है जी। हमें अगर जरूरत है तो हमें उसे रोकना ही होगा। बिल्कुल। और एक रंग पंचमी का संदेश आया है, वो पढ़े। हमारी सखी कह रही है कि हमारे यहाँ बहुत उत्साह से मनाई जा रही है आज रंग पंचमी, और सुबह से देख रही हूँ कि लोग सूखे रंगों के साथ खेल रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। ये पानी बचाने का एक अच्छा प्रयास भी है। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है जी। अब जैसे हम बात कर रहे थे कि कहानियों के बारे में बात करेंगे कि जीवन मतलब किसी न किसी तरीके से हमारा जीवन जुड़ा रहता है कहानियों से। बचपन में हमने सुनी थी नानी दादी बुआ मौसी से कहानियां, है ना, और बचपन से आज तक हमारी आप बीती, आप मैं हम सब कहानियां ही हैं, यानी कहानी के कोई किरदार। जी हाँ। जी आप कुछ कह रहे थे? नहीं बताओ जी। तो एक कहानी हम अपने श्रोताओं को बताना चाह रहे थे कि ये बात है उन दिनों की जब जर्मनी के कुछ लोगों को अंग्रेजी शासन ने गिरफ्तार कर लिया था। तो बंधकों में दोनों पुरुष और महिलाएं, इन्हें अलग अलग बैरक में रखा जाता था। जीवन की जो मूलभूत सुविधाएं होती थी उनसे भी ये दूर, दिन भर काम इनसे करवाया जाता और रात को महिलाएं अपने जेल खाने में और पुरुषों को उनके जेल खाने में बंद कर दिया जाता। इन्हें आपस में बात करने की भी इजाजत नहीं हुआ करती थी। लेकिन वहां औरतों में एक बंधक महिला थी, उसे कहानियां सुनाना बहुत पसंद था। तो रात को मौका देखती और जब चौकीदारी थोड़ी सी हल्की होती या पहरेदारी नहीं होती तो बस तभी अपने पड़ोस में लेटी बंधक महिला से बात कर सकती थी। लेकिन वो दिन भर की पीड़ा एक दूसरे को सुनाने के बदले में उसको कहानी सुनाती और फिर वो महिला उस कहानी को अपने जो पड़ोस में लेटी महिला है उसको सुनाती। इस तरह ये एक कहानी से दूसरी कहानी का चक्र चलता रहता। तो ये सिलसिला चलता रहा और फिर हर दिन एक नई कहानी हर एक महिला को सुनने मिलती। इस तरह रात के उनके कुछ क्षण जो उन्हें मिलते वो बस थोड़ा सा ही बोल पाती थी, लेकिन बोलती क्या थी? कहानियां। फिर हुआ यूं कि कहानी के जरिए उनका संगठन बनता गया। दिन में जब वो खामोश एक दूसरे को देखती तो मौन रूप से आंखों के जरिए एक दूसरे से रात की सुनी कहानी सुनाती। और इस कहानी कहने और सुनाने के चक्र ने उन्हें इस उम्मीद बनाए रखने के लिए जीवित रखा कि एक दिन वो सब आजाद होंगे। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है जी। तो ये है कहानी की शक्ति। विकट से विकट परिस्थिति में हम कहानी कहना सुनना जरूर चाहते हैं। आप भी कोई कहानी, हम तो कहते हैं कि अपनी कहानी साझा कीजिए, या आपके जीवन को जिसने दिशा बदला या आपको उम्मीद की और वो आगे लेके गई।
तो ये आप हमें ज़रूर सुनाइए और तब तक सुनते हैं हम एक कहानी। सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, जैसे तारों की बात सुने रात सुहानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की कहानी। किस्मत में गम के बिछोने थे, आंसू ही खिलौने थे, दर्द ही सखियां थी, दुख भरी अखियां थी, घर भी न था कोई और दर भी न था कोई, घर भी न था कोई और दर भी न था कोई, और दर भी न था कोई, भरे आंचल में हम छुपाए आँखों में पानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की कहानी। दिल में ये अरमान थे एक छोटा सा बंगला हो, चांद सी धरती पर सोने का जंगला हो, दिल में ये अरमान थे एक छोटा सा बंगला हो, चांद सी धरती पर सोने का जंगला हो, खेल हो जीवन के यहाँ मेल हो जीवन के, खेल हो जीवन के यहाँ मेल हो जीवन के, और मेल हो जीवन के, गया बचपन तो आंसू भरी आई जवानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की कहानी। चांद का डोला हो और बिजली का बाजा हो, डोले में रानी हो और घोड़े पे राजा हो, चांद का डोला हो और बिजली का बाजा हो, डोले में रानी हो और घोड़े पे राजा हो, प्यार के रस्ते हो और फूल बरसते हो, प्यार के रस्ते हो और फूल बरसते हो, और फूल बरसते हो, बनना चाहती थी एक दिन तारों की रानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की कहानी। उसके बाद क्या हुआ दीदी? उसके बाद टूटे पल भर में सपनों के मोती भी, लुट गई ज्योति भी, रह गए अंधेरे उजड़े हुए सवेरे, बात ये पूरी थी और फिर भी अधूरी थी, बात ये पूरी थी और फिर भी अधूरी थी, ये फिर भी अधूरी थी, होगा अंजाम क्या ये खबर खुद भी न जानी, सुनो
रेणु जी, घर की हर गुड़िया की कोई ना कोई कहानी होती होगी, है ना? बिल्कुल सही बात है। परिवार में हर सदस्य और उसकी अपनी एक कहानी है। जी हाँ। है ना? और हमारी सखी लिख के भेजती है, एक श्रोता लिख रहे हैं यहाँ पे कि कहानी में रोचकता के साथ साथ एक उद्देश्य होता है। वक्ता कहानी के समय यदि इन दोनों बातों का ध्यान रखता है तो ऐसी कहानी श्रोता के मन में बदलाव जरूर लेकर आती है। जी हाँ, वैसे भी कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है, और वैसे भी जो आसपास घटित होता है उसी पर कहानियां रची जाती हैं और बुनी जाती हैं। जी। और सच बात है कि कुछ इस तरह से रची जाती हैं कि हम पढ़ने वाले इसमें बिल्कुल बंधे से जाते हैं। जी। और वैसे भी हमारे देश इस मामले में बहुत समृद्ध रहा है, बहुत बड़े बड़े कहानीकार हुए हैं। किशोरीलाल गोस्वामी हो, चाहे माधव प्रसाद मिश्र हो, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, पांडे, बेचन शर्मा उग्र, ऐसे ही शिवानी जी की बात आती है, गौरा पंत शिवानी बहुत अच्छी कहानीकार, फणीश्वर नाथ रेणु, भीष्म सहानी, धर्मवीर भारती, ऐसे बहुत ही, इनकी सूची बहुत लंबी है। और जाहिर है कि हमारा जो समृद्ध साहित्य है वो हमारे देश में बहुत है, उतने ही दक्षिण भारत में है। बहुत सारी हमारे यहाँ जो भाषाएं हैं उसमें अलग अलग भाषाओं के कहानीकार हुए हैं। और इन कहानियों से पता चलता है कि इतिहास हमारा कैसा था, क्योंकि जो उस समय समाज था वही उसी तरह से साहित्य रचा गया। तो जाहिर है कि अगर हमें अपने अतीत के बारे में जानना है तो उस समय की कहानियों को पढ़ा जाता है। बीता हुआ युग कैसा था, कैसे हम जानेंगे, तो जाहिर है कहानियाँ आपके सामने हैं। और कहानियाँ हमेशा इसीलिए कहा जाता है कि लिखनी चाहिए, सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, कहनी चाहिए। तो जिसके मन में जिस तरह के सृजन हो रहे हो वो कहानी ज़रूर लिखें। जब इतिहास को जैसा हुआ था भूतकाल में वैसा ही लिखा हुआ पढ़ा तो हो सकता है कि वो उबाऊ हो जाए, उसमें रस आनंद ना मिले, लेकिन कहानियाँ जो होती हैं, कहानियों के माध्यम से हम किसी भी विषय को बखूबी किसी के दिल तक पहुंचा सकते हैं। जी। अब जैसे धर्म ग्रंथ है हमारे सारे, तो उनके अध्ययन से हम पाते हैं जीवन का दर्शन। ये हमारी संस्कृति है, हमारे धरोहर है। तो जब नींव इतनी मजबूत है तो निश्चित ही भविष्य रूपी वटवृक्ष भी हमारा हरा भरा ही होगा। इसलिए धर्म ग्रंथों के जो रचयिता है वो जानते थे कि अगर बहुत उपदेश के रूप में अगर इनको लिख दिया तो शायद आने वाली पीढ़ी इसके सार को ना उतना ले पाए, अपने अंदर आत्मसात न कर पाए। तभी उन्होंने इन ग्रंथों को भी कहानी का रूप दिया, जिससे कि जीवन दर्शन के हर मूल्यों को भविष्य की पीढ़ी अपने जीवन में आधार बना सके, उसे अपने जीवन में उतार सके। बिल्कुल। इस गीत के पहले एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम फिर आते हैं। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं कहानियां कहने, सुनाने और बताने के लिए, लेकिन सुनते हैं पहले ये गीत। कहानियां सुनाती है पवन आती जाती, कहानियां सुनाती है पवन आती जाती।
बड़ी सुहानी थी वो रात, दिया और बाती मिले मिलके जले एक साथ। बहुत दिनों की है ये बात, बड़ी सुहानी थी वो रात, दिया और बाती मिले मिलके जले एक साथ। ये चांद ये सितारे बने सारे बाराती, एक था दिया एक बाती, एक था दिया एक बाती। उठाई दोनों ने कसम, जले बुझेंगे साथ हम, उन्हें खबर न थी मगर खुशी के साथ भी है गम। उठाई दोनों ने कसम, जले बुझेंगे साथ हम, उन्हें खबर न थी मगर खुशी के साथ भी है गम। मिलन के साथ साथ ही जुदाई भी है आती, एक था दिया एक बाती। कहानियाँ सुनाती है पवन आती जाती। एक दिन गली गली ऐसी कुछ हवा चली, आया एक झोंका दे गया जो धोखा, जोत को चुरा के ले गया उठा के, दिल दिए का बुझ गया, हो गई बाती जुदा, हो गई बाती जुदा। फिर भी उसने ये कहा, जोत को दिए दुआ, तुझको कोई गम न हो, रोशनी ये कम न हो, तू किसी के घर जले, खुश रहे फूले फले। कहानियाँ सुनाती है पवन आती जाती, एक था दिया एक बाती, एक था दिया। कहानियों की बातें कर रहे हैं हम, और कहानियों के किस्से, सब अपने अपने किस्से आप बीती जो हम बता रहे थे ना, कि हर एक की आप बीती अपनी कहानी है। बिल्कुल। और बचपन में कहानी किसने नहीं सुनी होगी, बिल्कुल है ना रेनू जी? तो पंचतंत्र की कहानियां हम सबने सुनी ही है बचपन में, लेकिन पता नहीं, शायद हमारी सखियों को पता भी होगा कि इसका इतिहास बहुत पुराना है। सबको पता है भाई। जी कि लगभग 200-300 ईसा से लगभग 200-300 वर्ष पूर्व पंडित विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कहानियों को लिखा था, और इन कहानियों के माध्यम से एक राजा
दक्षिण भारत के एक राजा अमर शक्ति, उनके 3 बेटे अहंकारी थे, बिगड़े थे, उनको सही राह दिखाने के लिए ये कहानियां लिखी गई थी। हाँ, लिखी गई थी, बल्कि यूं कहें कि उन्होंने ये सब कहानी सुना सुनाकर उनको एक सीख देते चले गए और पाठ जी। कुछ ऐसे ही पढ़ाया कि बस कहानियां सुनाते थे उन्हें और बाकी कुछ वो पढ़ाते नहीं थे। तो बच्चों को भी, राजकुमार को भी ऐसा लगता था कि हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है, बस हमें कहानियां सुनाई जा रही जी, हैं। जी। तो जाहिर है राजा के कहने पर विष्णु शर्मा इन राजकुमारों को अपने आश्रम लेकर आ गए और वो जानते थे कि कौन सा तरीका अपनाया जाए। भाई, गुरु की तो यही कला है ना। जी, और बिल्कुल। उन्हें ये भी न लगे कि पढ़ाया जा रहा है, तो उन्होंने बस सबसे सरल तरीका अपनाया। राजकुमारों को ऐसी कहानियां सुनाते जिनके मुख्य पात्र पशु पक्षी होते। इन कहानियों का तीनों राजकुमारों पर इतना गहरा असर हुआ कि वे जो है वो जीवन के हर गुणों से परिचित हो गए, समझ गए कि लोक व्यवहार, आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प, मित्रता, विद्या जैसे गुणों को अपना एक मनुष्य सकारात्मक और सही जीवन पा सकता है जब इसको अपनाएगा तभी। और आगे चलकर उन्होंने फिर नीति शास्त्र भी सीखा इनके माध्यम से। जी, तो जीवन के सार को समझने के लिए आप देखिए ना, प्रकृति, पशु पक्षी, फूल पौधे, नदी तालाब, झरने, हर ओर प्रेरणा के कई स्रोत हैं। जी। बस हमें अपनी कहानी या तो बनानी है या फिर ढूंढनी है। फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरा फसाना याद आया, फिर आज हमारी आँखों को, फिर आज हमारी आँखों को एक ख्वाब पुराना याद आया, फिर तेरी कहानी याद आई। जलते हैं चिरागों की सूरत, हर शाम तेरी हम यादों में, जब सुबह का शबनम रोती है, खो जाते हैं हम फरियादों में, खो जाते हैं हम फरियादों में, जब दिल ने कोई आवाज सुनी, जब दिल ने कोई आवाज सुनी, तेरा ही तराना याद आया, फिर तेरी कहानी याद आई। शायद कभी मिलना हो जाए, बैठे हैं इसी अरमान में हम, तूने तो किनारा पा ही लिया, उलझे हैं मगर तूफान में हम, है जाने वफा फिर आज हमें, है जाने वफा फिर आज हमें, पिछला वो ज़माना याद आया, फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरा फसाना याद आया। यादें ऐसे ही कहानी के माध्यम से, फसाने के माध्यम से याद आती हैं, कुछ लोग याद आते हैं। जी। और कहानियां जब लिखी जाती हैं, रची जाती हैं, तो
अगर अच्छी कहानी है तो जाहिर है हम उस पात्र के संग इस तरह से गुथ जाते हैं जी। कि अगर पात्र रोता है तो हम रोते हैं, वो हंसता है तो हम हंसते हैं, वो जी। प्यार करता है तो हम भी वैसे ही हो जाते हैं। कभी कभी लोग उसी तरह से हिंसक बन जाते हैं, यहाँ तक कि पहले के ज़माने में जैसा कि लोग ज़्यादा कहानी पढ़ते थे, तो बहुत सारे ऐसे किस्से हुए कि नायक या नायिका जी। अगर आगे बीमार पड़ने वाली है और मरने वाले हैं या मरने वाली है, तो लोग लेखक को लिखकर कहते थे कि नहीं, आप नायिका को मरने मत दीजिएगा, जी। नहीं तो मेरे घर में मेरी पत्नी पढ़ रही है इस कहानी को, या मेरी बहन पढ़ रही है, या मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं नहीं बच पाऊंगा। जी। इतना ज्यादा जोड़ लेते हैं, कहानियां इतनी सशक्त होती हैं। इतना प्रभाव बिल्कुल। जीवन पे देती है। और जो रसिक होते हैं, जिन्हें बहुत पसंद है पढ़ना कहानी, तो आप उन्हें ये भी देखिएगा कि जब वो पुस्तक लेके बैठते हैं ना, किताब जी। लेकर, तो सुबह से शाम हो जाती है और वो खत्म कर देते हैं, जब तक उनको लगता है ना, नहीं आज मैं ये पूरी कहानी पढ़ के ही बिल्कुल। उठूंगा, क्योंकि इसमें मुझे अब समझ नहीं आ रहा है, मैं अंत जानना चाह रहा हूँ। वो अगर कहीं मध्यान्ह पे रहते हैं ना, तो बोलते नहीं, मुझे उसका अंत जानना है, जी। क्या हुआ। तो ऐसी भी बातें हो जाती हैं। बिल्कुल होती ही हैं, कुछ इसी तरह से बांध लेती हैं। फिर बात आती है कि ये तो हो गई कि हम किस तरह से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। जब इस तरह से जुड़ते हैं तो जाहिर है कि फिर उसका सदुपयोग भी लेखक करते हैं, बहुत जी। अच्छे अच्छे लोगों ने किया है और बहुत अच्छी अच्छी सीख दी है जी। कहानियों के माध्यम से। जैसे कि अगर पुराने जमाने में बात करें तो पारिवारिक संबंधों की बात हो, चाहे सास बहू के रिश्ते की बात हो, पति पत्नी के रिश्तों को, जी। माँ बेटे के रिश्तों को समझाने और समझने के लिए कहानियां लिखी गई, और जाहिर है उसका आगे प्रमाण बनता है कि फिल्में भी बनती हैं और हम उससे जुड़ जाते हैं। हैं, है ना? बिल्कुल। और इसी तरह से रेणु जी, हम लोगों की जो जीवन है, हम जी। सबकी, तो हम अपनी कहानी के नायक या नायिका नहीं होते। बिल्कुल है होते ना? हैं। तो अब जो हमारी परिस्थितियां हैं, जो हमारी स्थितियां हैं, हमारे रिश्ते, हमारे पास पड़ोस, इनसे कैसे हमारे जो कहते हैं ना कि संबंधों का कैसा जो ताना बाना है, बिल्कुल। अब हम अपनी परिस्थितियों को चाहे या चुनौतियों को, उन्हें चुनौती मान ले, या अगर हमारी कहानी जो है उसके अगर हम हीरो हैं, जी। तो कहीं ना कहीं खलनायक हम ढूंढते हैं, हर कहानी के हम ढूंढते हैं ना कि भाई बिल्कुल। इसमें कि विलेन कौन है, खलनायक जी। कौन है। तो हम ऐसे परिस्थितियां कह सकते हैं, हमारी चुनौतियों को भी कह सकते हैं। इसमें हम आगे कैसे बढ़ते हैं, आगे हम इसको चुनौती के रूप में लेते हैं, या हम इसमें बिल्कुल सकारात्मक होकर आगे बढ़ते हैं, या हम निराश होकर रुक जाते हैं। जी। ये सब हम पर निर्भर करता है कि बिल्कुल। हम अपनी कहानी को आगे दिशा कैसे ले कैसे जाएं। लेके जाएं। बिल्कुल सही बात है। और इसी तरह से जैसे कहते हैं ना कि बार बार समाज में जो घटित होता है, हमारे आसपास जो होता है, वही रचते हैं हम, उसी को सुनना पढ़ना पसंद करते हैं। जी। तो आजकल जैसे कि अब धीरे धीरे जैसे कि विज्ञान की बात आ रही है, तो विज्ञान पर आधारित कहानियां आने लगी। फिर कुछ अगर जैसे नेत्रदान की बात आ रही है, समाज में और परिवर्तन की जरूरत है। जैसे आज हमने बात की जल संरक्षण की, जी। इस पर भी कहानियां लिखी जाती हैं, बच्चों को बहुत सबक देने वाली कहानियां होती हैं। कुछ ऐसे ही अगर अंगदान जैसे आजकल बहुत मतलब जिसको कहना चाहिए कि जिसका और प्रचार प्रसार होना चाहिए, जी, लोगों को इसके जी। लिए प्रेरित करना चाहिए, इस पर भी कहानियां लिखी जा रही हैं और आगे लिखी भी जानी चाहिए। जी। तो इस तरह से धीरे धीरे विषयों में भी परिवर्तन आता है, ताकि लोग इसके माध्यम से जागरूक हों और कहीं ना कहीं प्रेरित हों कि हाँ, हमें भी अंगदान करना है, या नेत्रदान करना है, रक्तदान करना है। जी। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें प्रेरित करती हैं, और एक अच्छे समाज की रचना में जो है कहानियां बहुत एक उद्दीपन का कार्य करती हैं और एक सहायक के तौर पर आती हैं सामने। जी, जी। है ना? और वो समाज का जैसे कि एक दर्पण बन गई है। तो अब से 50 साल बाद या 100 साल बाद जब जी। आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी, तो उन्हें ये पता चलेगा कि हाँ, पिछले जो वक्त जो गुजरा उसमें ये समाज था, ऐसा हुआ करता जी। था। तो इसलिए भी कहानी लिखना, बताना, बोलना बहुत जरूरी है। और कहानी कहना, बोलना, बता के उसमें मतलब हम उसमें आगे बढ़े, ये बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है हमारे जीवन के लिए। बिल्कुल जाहिर है। और आगे बढ़ने के लिए हमारे कार्यक्रम में खास तौर से एक गीत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ना। जी। दिल की कहानी रंग लाई है, दिल की कहानी रंग लाई है, अल्लाह दुहाई है, दुहाई है, अल्लाह दुहाई है, दुहाई है। सांसें हैं हल्की हल्की, आंखें हैं झलकी झलकी, सांसें हैं हल्की हल्की, आंखें हैं झलकी झलकी, आज तो जा पे बन आई है, अल्लाह दुहाई है, दुहाई है। किसी को भी मोहब्बत के न फंदे में खुदा डाले, ये जब चाहे बना डाले।
जब चाहे मिटा डाले, कोई इसका भरोसा है न कुछ इसका ठिकाना है, कोई इसका भरोसा है न कुछ इसका ठिकाना है। किसी को जिंदगी दे दे, किसी का घर जला डाले, क्योंकि वल्ला ये बड़ी हर जाई है। अल्लाह दुहाई है, दुहाई है। सांसें हैं हल्की हल्की, आंखें हैं छलकी छलकी, सांसें हैं हल्की हल्की, आंखें हैं छलकी छलकी, आज तो जा पे बन आई है। अल्लाह दुहाई है, दुहाई है। हमेशा जिंदगी से खेलते हैं इश्क के मारे, ये अपनी अपनी किस्मत है, कोई जीते कोई हारे। अरे तौबा ये दस्तूरे मोहब्बत भी कयामत है। अरे तौबा, अरे तौबा, अरे तौबा, ये दस्तूरे मोहब्बत भी कयामत है। रहो खामोश तो दिल को जलाए गम के अंगारे, और आहें भरो तो रुचवाई है। अल्लाह दुहाई है, दुहाई है। सांसें हैं हल्की हल्की, आंखें हैं छलकी छलकी, सांसें हैं हल्की हल्की, आंखें हैं छलकी छलकी, आज तो जा पे बन आई है। अल्लाह दुहाई है, दुहाई है। दिल की कहानी रंग लाई है। रेनू जी, दादी माँ सिर्फ किस्से कहानियां नहीं सुनाती हैं। हाँ, लेकिन किस्से कहानी जब होते थे तो एक बात बहुत महत्वपूर्ण हमारे एक साथी ने लिखकर भेजी है, जो कि शायद कहीं ना कहीं हमसे छूट गई, कि जब कहानी दादी नानी सुनाया करती थी तब हम कल्पना में खो जाते थे, अपने मन में जी। सोचकर दृश्यांकित करते थे। ये कल्पनाशीलता विकास में बहुत सहायक होती हैं, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं और नए सृजन की राह खोलती हैं। जी। ये बात आपने बहुत महत्वपूर्ण लिखी, वाकई ये हमारी सृजनशीलता को बढ़ाती हैं। और हम कल्पना करते हैं कि किस तरह से कोई बगीचे का अगर दृश्य है तो हम सब अपने अपने ढंग से उसकी रचना कर लेते हैं। जी, जी। जिसको जैसा फूल पसंद होता है वो उसमें खिला लेता है। तो वाकई कहीं ना कहीं हम किसी स्वप्न लोक में चले जाते हैं, है बिल्कुल। ना? और स्वप्न लोक से फिर दादी कभी कभी हमको वास्तविक लोक में भी लाती है, हाँ, जैसे क्योंकि पेट में दर्द होता है पेट में दर्द होता है जी। तो तब हमारी दादी हींग का इस्तेमाल करती जी है। हाँ, क्योंकि पेट में कभी भी अगर अपचन हो या किसी कोई तकलीफ हो तो हींग को वो बस एक लेप लगा लिया, पानी में घोल के क्या करती थी, नाभि पे लगा दिया करते थे और फिर बोलती थी कि बस थोड़ी सी देर में ठीक हो जाएगा, तो अब तुम घबराओ मत और रो मत। जी। और वाकई भी वो ठीक भी हो जाता था। और इसी तरह से बहुत सारे हींग के उपयोग हैं, जैसे दाल में थोड़ी सी हींग की छौंक डाल दीजिए और फिर देखिए स्वाद कितना बढ़ जाता है। हाँ, ये तो हमारे यहाँ कहना चाहिए ना कि रोजमर्रा की ये चीज है, और ये बिल्कुल। हमारे देश का खास स्वाद है, दाल में हींग का तड़का, है ना? और नमकीन भी बन रहा होता है जब घर जी। में, तो फिर थोड़ा सा हींग उसमें भी डाल के देखिए कितना उसका स्वाद इतना बढ़ जाता है। खुशबू जो आती है उस दिन घर में तो उसके तो कहने ही क्या होते हैं। और हींग असल में फेरुला फोएटिडा ये नाम के पौधे का रस है, और इसके रस को सुखाकर हींग बनाया जाता है। महर्षि चरक भी कहते हैं कि दमा रोगियों के लिए हींग रामबाण का इलाज है और बहुत सारे फायदे इसके हैं। जैसे कि हिचकी हो, डकार हो, उल्टी होने पर केले के गूदे में मटर के दाने से भी कम मात्रा में हींग खाने से इन सब से तुरंत आराम मिल जाता है। जी। और जैसे हम दाल सब्जी की तो बात कर ही चुके हैं, इसके अलावा अगर दाद या चर्म रोग जैसे होते हैं ना, जी। तो उसमें भी हींग को पानी में घोलकर लेप बना लीजिए और उस पर लगाने से बहुत आराम मिल जाता है। पैर की बीवई फटने पर नीम के तेल में हींग डालकर लगाने से भी बहुत आराम मिलता है। तो हींग के बहुत सारे फायदे हैं, और गर्मी में ताज़ी छाछ के साथ और सर्दियों में गर्म पानी के साथ थोड़ी सी हींग का सेवन करने पर जो पेट में वायु का गोला बनता है वो नहीं बनता है, यानी कि पाचन भी ठीक रहता है उसके साथ साथ।
बिल्कुल। और छोटे बच्चे अगर जो होते हैं ना 6 महीने से भी छोटे, तो उनके भी नाभि में हींग, जैसे अभी हम बता रहे थे, वो भी अगर लगा दें तो रोते-रोते वो चुप हो जाते हैं। हमें कई बारी पता ही नहीं चलता है कि बच्चा रो क्यों रहा है। जी। तो उनके नाभि में हींग लगा दिया जाता है। बहुत बलगम हो या कफ हो तो भी पानी में हींग डालकर उसका लोशन जैसा बना लें और दिन में 2-3 बार, खास तौर पे बच्चों को छाती पे मलने से कफ जो ये है ना वो खांसी के साथ बाहर निकल जाता है। जी। तो हींग जो है उसके बहुत सारे फायदे हैं और स्वाद तो बढ़ाती ही है, खुशबू भी इसकी बहुत जबरदस्त होती है। तो हींग के बारे में और भी एक तथ्य हमारे साथी ने लिखकर भेजा है कि इसका वनस्पति का नाम है फेरुला एसाफिटिडा और कुल है इसकी एपिएसी। सामान्य नाम हींग, हींगर, कायम, यांग, हिंगू, इंगुआ, हिंगू। संस्कृत नाम भी इन्होंने लिखा है हिंगू। तो इन्होंने भी लिखा है कि श्वसन संबंधी समस्याओं से राहत पाने के लिए पानी में हींग पीसकर एक पेस्ट तैयार कर ले, फिर इसे अब छाती पर लगा दें। खांसी से राहत पाने के लिए एक प्रभावकारी उपाय है। वहीं एक और इन्होंने उपाय लिखा है कि 1.5 चम्मच हींग पाउडर, 1.5 चम्मच सूखे अदरक का पाउडर और शहद के 2 चम्मच मिलाकर एक मिश्रण तैयार कर ले। इस मिश्रण का सेवन दिन में कम से कम 3 बार करें तो सूखे खांसी और खांसीदार कफ, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा से राहत जरूर मिलेगी। जी। और हमारे एक साथी ये भी लिख रही हैं कि हींग हमारे किचन का किंग है। तो उन्होंने हींग और किंग का ये शब्द जो है बनाया है वाक्य। अफरा अपचन में हींग का अल्प मात्रा में सेवन करना बहुत लाभप्रद होता है और सर दर्द में हींग को पीसकर माथे पर उसका लेप लगाना चाहिए। और हींग की वैसे तो बहुत गंध तेज होती है और बहुत से लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हींग का तड़का अगर खाने में नहीं हो तो जायका थोड़ा कम ही लगता है। हाँ, बिल्कुल जाहिर है कि हमारे घर का तो कहना चाहिए बिल्कुल हर समय का उसका वो है। ये जो हमारी साथी ने कई नाम बताए थे, उन्होंने ये भी लिखा कि फेरुला के लगभग 170 प्रजातियां हैं। मतलब इतनी तरह के होते हैं और वैसे भी ये लेटेक्स है यानी चिपचिपा पदार्थ है। और जड़ी बूटी इसकी कई किस्मों की जड़ों से निकाला जाता है। इसका पौधा मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय पूर्वी क्षेत्र और मध्य एशिया में पाया जाता है। हींग में कई औषधीय गुण हैं। ये खास तौर पर पाचन में सुधार लाने में उपयोगी है। आयुर्वेद में हिंग को रेचक यानी मल निष्कासन की क्रिया में सुधार लाने वाला कहा जाता है और पेट फूलने की समस्या से भी राहत प्रदान करने वाला बताया गया है। और एक और संदेश आया है, वो कह रहे हैं कि गुणों की खान और किचन की मल्लिका है हींग। सभी चटपटे व्यंजन के सिरमौर इनके तड़के के बिना किसी खाने का, खासकर नमकीन दाल, सब्जियां, पकौड़ी, चटनियां, इसमें तो मजा ही नहीं आता। पर ज्यादा हींग नुकसानदेह भी हो सकता है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। तो छोटे बच्चों के पेट में दर्द है, जैसे हम बात कर रहे थे, क्योंकि उनके नाभि के, जो हमने पहले ही बताया कि नाभि में लगाने से बच्चे को बहुत आराम मिलता है। बिल्कुल। और बहुत सारे हमारे साथियों ने बहुत सारे संदेश भेजे। एक कहानी के बारे में बहुत अच्छा लिखा था इन्होंने। वैसे तो जिफ है ये, लाइफ इज लाइक अ स्टोरी बॉक्स। क्या बात तो ये बात बिल्कुल सही है कि उसमें तरह तरह के कहानियां हैं और हम भी सब उसके किरदार हैं और एक गीत उसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है ना। तो सुन लेते हैं। पल पल छिन छिन कहो
चित्त कहीं भी न लगे। ऐसा हो जाता है ना कभी जी, कभी कि बिल्कुल कहीं सही। मन नहीं लगता, लेकिन मन तो लगाना भी पड़ता है और घड़ी की तरफ भी हमें देखना पड़ता है। क्या समय हो गया? लो, तो फिर ठीक है। तो आज बहुत सारी बातें करी हम बिल्कुल, लोगों बहुत ने सारी और बातें हुई। तो भाई आपका मन उदास हो तो आप कहानियाँ सुनिए, पेट खराब हो तो हींग लीजिए, लेकिन सबके साथ पानी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो आज हम विदा लेते हैं, दीपा माहेश्वरी और और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। नमस्कार।